सफलता सवेरे जैसी होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रणजीत सिंह वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने एक कोटेशन बोला था, सफलता सुबह जैसी होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, प्यारे विद्वानों, आप सुबह जागोगे तो सवेरे होगा, ये जरूरी नहीं है। सवेरा तो होता ही है, आप झाँक के देखो एक बार। इसी प्रकार सफलता मिलेगी, मेहनत करके देखो। सफलता सवेरे जैसी होती है, मांगने से नहीं मिलती, मेहनत करने से मिलती है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में अपनी अगली श्रृंखला चल रही है प्रायद्वीपीय भारत। दोस्तों, हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश को कर लिया। प्रायद्वीपीय भारत की ये अंतिम क्लास होगी। मित्रों, प्रायद्वीपीय भारत में हमने क्या क्या पढ़ा का थोड़ा एक बार देख लेते हैं, और इसके बाद हम वापस देखना शुरू करेंगे कि क्या बच गया अपना। दोस्तों, मेघालय का पठार अपना हो गया। क्या कहा? मेघालय का पठार अपना हो गया। छोटा नागपुर का पठार अपना हो गया। दक्कन का पठार अपना हो गया, है ना, ये भी अपना हो गया। और इसके बाद और क्या हो गया? पश्चिमी घाट अपना हो गया। कौन सा घाट? ये पश्चिमी घाट अपना हो गया। ठीक है, ये पूर्वी घाट भी अपना हो गया। ठीक है, मतलब छोटा नागपुर हो गया, छोटा नागपुर हो गया, मेघालय का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, और विंध्याचल पर्वत भी हो गया, सतपुड़ा पर्वत भी हो गया। ठीक है, अब बचा है अपना दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट। आज प्रायद्वीपीय भारत की अंतिम क्लास है, तो आप इसको हंस के पढ़ना, मुस्कुरा के पढ़ना, प्यारे लाल और लालियों। आ जाओ, हम देखते हैं अपना बचा है मित्रों, वो मैं लिख देता हूँ। एक तो बचा है अपना मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। एक बचा है अपना मालवा का पठार, एक बार इसको मैं साफ कर दे। देखो, एक बचा है अपना मालवा का पठार, एक बचा है दक्कन ओ तेलंगाना का पठार। देखो, ये है मालवा का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? मालवा का पठार। एक बच्चा है अपना कर्नाटक का पठार। क्या बच्चा है? कर्नाटक का पठार। और एक बचा है मित्रों अपना तेलंगाना का पठार। तेलंगाना कहाँ पड़ता है? ये रहा, का नाम है तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये तीन पठार है दोस्तों, और ये छोटे छोटे पठार है। इसको हम थोड़ा पहले चित्र बनाते हैं, इसके बाद इसकी डिटेल लिखते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप हेडिंग क्या लगाओगे? सबसे पहले आप लगाओगे मालवा का पठार। तो मालवा के पठार में क्या विशेषता है, बता दूं क्या? मालवा का पठार देखो दोस्तों, मालवा का पठार खाली पेज पे लेते हैं। हम देख रहे हैं मालवा का पठार। क्या देख रहे हैं? मालवा का पठार। मित्रों, मालवा का पठार में हम क्या देखेंगे? पहले उसका चित्र बनाएंगे, और उसमें कौन सी नदियाँ बहती है, मालवा के पठार में क्या क्या है, वो वगैरह वगैरह हम सब देखेंगे। ठीक है, तो मित्रों, ये कौन सा पठार हो गया भाई? ये हो गया मालवा का पठार। मालवा के पठार के अंदर छोटी छोटी स्थलाकृतियां हैं, और मालवा के पठार के मध्य में से एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये एक पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। मित्रों, कौन सा पर्वत है ये? ये है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है। विंध्याचल पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, वो नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदियां भी है, देखो, जैसे आहू नदी, वो काली सिंध नदी, परवन नदी, पार्वती नदी, आहू नदी, ये सारी इसी मालवा के पठार से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। देखो मित्रों, ये है अपनी चंबल नदी, जो ऐसे जाती है। ये कौन सी हो गई? ये हो गई चंबल नदी। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सहायक हो जाएगी अपनी काली सिंध नदी। यहाँ इसमें राजस्थान में आगे प्रवेश कर जाती है। यह है काली सिंध नदी। कौन सी सिंध नदी? काली सिंध।
काली सिंध, ठीक है। और काली सिंध के बाद में एक नदी आती है और पार्वती नदी, वो भी यहाँ से आती है और यहाँ चंबल में प्रवेश कर जाती है। का नाम क्या है? का नाम है पार्वती नदी। पार्वती नदी, क्या नाम है भाई? पार्वती नदी, ठीक है। और इसके अंदर छोटी छोटी स्थलाकृतियां हैं मित्रों। आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा चिंबल, चंबल के बीहड़। क्या है भाई? चंबल के बीहड़। मित्रों, चंबल के बीहड़ किसे कहते हैं बता दूं क्या? चंबल के बीहड़ मतलब, आपको पहले तो ये पता क्या करना है, ये सोचना है, समझना है कि मालवा का पठार एक कमजोर पठार है। क्या कहा? मालवा का पठार एक कमजोर पठार है। यदि यहाँ पे लगातार कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो उसको काट देगी ये, और काटती है। जैसे चंबल ने मालवा के पठार को काट दिया, गहरी गहरी खाइयों का निर्माण कर दिया। जैसे मैं आपको समझा दूं मित्रों, पहले से मैं दिखा दूं आपको, वो छोटे छोटी स्थलाकृतियां हैं इसके अंदर, उसे बोलते हैं उत्खात, बीहड़ बोलते हैं। ये स्थलाकृतियां हैं छोटी छोटी अनेक सारी, है ना। इसे बोलते हैं चंबल के बीहड़, या क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। बीहड़ या उत्खात स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी, स्थलाकृतियां। बीहड़ किसे बोलते हैं? चंबल के प्रवाहित क्षेत्र में, जैसे अपने धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ भाई चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं। चंबल के बीहड़ उसे कहते हैं जहाँ डाकू निवास करते हैं। डाकू चोरी कर ले, देखो डाकू, गुंडा, चोर सारा एक ही होया करे, मारी नजर मत, सारा लुच्चा लपंगा रिया करे। अब वो सारे सामाजिक मतलब समाज में रहते हुए किसी घटना को अंजाम दे देते हैं। वो आप समझ लो यार, आप तो जानकार आदमी हो, घटना कोई भी हो सकती है ना भाई। किसी घटना को अंजाम दे के वो कहाँ जाते हैं? या तो जाते हैं नेपाल, और नेपाल जाने के लिए पैसे ही नहीं उसके पास, तो वो क्या करेगा बेचारा? सीधा जाएगा वो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इसको बोलते हैं डांग सेक्टर। और ये मध्य प्रदेश में भी इसका थोड़ा इलाका है, मतलब उत्खात से बोलते हैं बीहड़। तो यहाँ जाके वो छुप जाएगा। और बीहड़ किसे कहते हैं वो देखो आप, मतलब ये चंबल नदी बह रही है, ये चंबल बह रही है, चंबल की सहायक नदी आएगी, फिर इसकी भी सहायक नदी आएगी, और इसकी भी सहायक आएगी, इसकी भी सहायक आएगी। क्या मतलब? मालवा का पठार तो कमजोर है, मैंने कहा था, एक बार समझो आप। मालवा का पठार कमजोर है, ठीक है, मानना पड़ेगा आपको। मालवा का पठार कमजोर है, तो यहाँ नदियां प्रवाहित हो रही है। वो नदियां साड़ी क्या है, दिनों दिन उसको काटते रहती है ना भाई। तो मतलब ये पूरा पठार है, वो नदियां काट देगी, और यहाँ से काट देगी तो गहरा खड्डा बन जाएगा, इधर भी खड्डा बन जाएगा, और ये बीच में जो बचेगा ना, स्तंभ नुमा आकृति बचेगी, उसे बोलते हैं बीहड़। मतलब इधर भी खड्डा, इधर भी खड्डा। यदि कोई चोर चोरी करके बीहड़ में छुप जाता है तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्वानों, प्यारे साथियों, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बीहड़ साले इतने गहरे गहरे खाई है कि पुलिस वाले इधर जाते हैं, वो उधर छुप जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर छुप जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी डरते हैं, वहाँ जाते ही नहीं है कोई, गोली मार देवे। मान ले बड़ो आकृति है, बीहड़ है, ठीक है, मैं कोई गुंडू छप गयो और पुलिस वाला उसको, मतलब पुलिस वाले उसको पकड़ने जाते हैं, तो पुलिस वाले के वो रेपट मार के छप जाता है ना, तो भी पता नहीं लगता है। इतना खतरनाक बीहड़ है भाई। इसलिए आपको मानना पड़ेगा मालवा का पठार कमजोर है, और मालवा के पठार से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी चंबल है, और चंबल की सहायक नदियां मिलके इसको लगातार काटती रहती है। काटने के द्वारा, अपरदन के द्वारा, इरोजन के द्वारा जो स्तंभ नुमा आकृति बन जाती है, उसे स्थलाकृति को बीहड़ कहते हैं, और उसे उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उत्खात भूमि कहते हैं। और हाँ, एक बात और है, मालवा का पठार एक शुष्क पठार है भाई। क्यों? आप मेरे से पूछो क्यों? क्योंकि देखो, इधर है विंध्याचल और इधर है सतपुड़ा। नीचे से कोई भी बादल आएंगे तो साले वो तो इसके विंध्याचल के और सतपुड़ा के टकरा के यहीं बरसात कर देंगे, इधर बरसात होगी ही नहीं। जैसे अपने राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान नहीं है क्या? अपने राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान है ना, में वो पश्चिमी राजस्थान अरावली का वृष्ट छाया प्रदेश होने के कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा में वर्षा कर ही नहीं पाती है। कहाँ? राजस्थान में। अरे प्यारे लाल और लालियो, ये अरावली है, इधर से कोई ये क्या है? ये है अरावली। इधर से बरसात करने वाले बादल आते हैं, यहाँ टकराते हैं और यहीं बरसात कर देते हैं।
और पश्चिम में है मरुस्थल, तो मरुस्थल तो सूखा रह जाता है बेचारा, तो मरुस्थल तो सूखा ही रह जाता है ना। उसी प्रकार जैसे पश्चिमी राजस्थान अरावली का वृक्ष छाया प्रदेश है, उसी प्रकार मालवा का पठार विंध्याचल प्रदेश का वृक्ष छाया प्रदेश है। ठीक है, तो वहाँ बरसात कम होती है, तो हम कह सकते हैं मालवा का पठार एक शुष्क पठार है। भाई शुष्क पठार है, सूखा पठार है, बरसात की कमी है, तो वहाँ पे कौन सी खेती होगी? वहाँ पे खेती होगी ज्वार, बाजरा और मक्का। अर्थात हम कह सकते हैं मित्रों कि मालवा के पठार में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। देखो मोटे अनाज आपसे पूछे एग्जाम में, बताओ मित्रों मोटे अनाज किसे कहते हैं? यार में सोचू बाजरो तो कही है मियो रहे तो छोटो की, नहीं 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 नहीं, शुष्क प्रदेश में बोया जाता है, इसलिए वो मोटे की काउंट में आएगा। देखो मोटा अनाज किसे किसे कहते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। लिख दूं क्या? लिख दो, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, ये मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। आपसे प्रश्न पूछे बताओ मोटे अनाज की श्रेणी में कौन कौन से अनाज आते हैं? तो ज्वार आवे, बाजरो आवे, मक्को आवे और रागी आवे। ये रागी कैल्शियम से युक्त होता है। छोटे बच्चों की हड्डियां कमजोर होती है, उसको मजबूत करने के लिए डॉक्टर एक सलाह देता है। उसे वो बोलता है कि अरे छोरी सूख रही हो, साड़ो सूखी बीमारी लाग रही है, तो रागी खिलाओ थोड़ो। क्या बोलेंगे वो डॉक्टर? रागी बच्चों को खिलाते हैं। आप भी खा सका, कोई बड़ी बात को ना, आप मजबूत हो जावा। यदि कोई कुपोषण का शिकार है तो रागी खा सकता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मालवा के पठार में ये नदी प्रवाहित होती है, ये शुष्क पठार है, यहाँ इसका उत्पादन होता है और पेड़ पाए जाते हैं, ये वगैरह वगैरह हम लिखते हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, तो आ जाओ शुरुआत करते हैं। देखो शुरुआत करते हैं मित्रों, अपना क्या है? मालवा का पठार। मालवा का पठार यही पढ़ रहे हैं क्या? हाँ यही पढ़ रहे हैं साहब, ठीक है पढ़ लो, आ जाओ। मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है भाई, आ जाओ लिखो। मालवा का पठार, मालवा के पठार का विस्तार इसे लिखो। मालवा के पठार का मुख्य विस्तार कहाँ है भाई? मुख्य विस्तार है एमपी में। एमपी के डेर है? अरे मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश जेड़े उज्जैन है। ठीक है, ठीक है भाई, आ जाओ। तथा मध्य प्रदेश में तथा कुछ हिस्सा तथा कुछ भाग लिख दो ना, कुछ भाग राजस्थान व उसे उत्तर प्रदेश में भी है। राजस्थान व उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है ये? अरे ये मालवा का पठार फैला हुआ है यार। ठीक है, मालवा का पठार एक शुष्क प्रदेश है। क्या है भाई? मालवा पठार एक शुष्क पठार है। शुष्क पठार, ठीक है, शुष्क पठार होने के कारण यहाँ मोटे अनाजों की खेती प्रमुखता से की जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? मालवा का पठार एक शुष्क प्रदेश है। शुष्क प्रदेश होने के कारण, शुष्क पठार या प्रदेश होने के कारण यहाँ क्या की जाती है? यहाँ मोटे अनाजों की खेती की जाती है। मोटे अनाज किसे कहते हैं? ज्वार है, बाजरो है, मक्की है, रागी है। लिख दो भाई। रागी का यहाँ नहीं होता है। मोटे अनाज में रागी काउंट होगी, पर रागी का उत्पादन मालवा के पठार में नहीं होता है, वो हैदराबाद में होता है। हैदराबाद में
हैदराबाद तेलंगाना में होता है, इसका मतलब तेलंगाना के पठार में रागी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो मालवा के पठार में क्या क्या होता है? जवार, बाजरा, मक्का, लिख दो भाई। होने के कारण यहाँ मोटे अनाजों की खेती की जाती है। यहाँ मोटे यहाँ मोटे अनाजों की खेती की जाती है। और मोटे अनाज में कौन कौन आता है? मोटे अनाज में आता है जवार, बाजरा व मक्का। ये मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं और मालवा के पठार में की खेती प्रमुखता से की जाती है। ठीक है, और क्या कहें भाई? मालवा के पठार में मुख्य नदी चंबल नदी है, जिसका उत्पादन विंध्याचल पर्वत के एक पहाड़ी है मोह जिला में, वहां से जनापाव की पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि मालवा के पठार में चंबल नदी व इसकी सहायक नदियों के द्वारा लगातार अपर्दन या इरोजन के द्वारा बड़े बड़े स्तंभानुमी आकृति का निर्माण कर देती है। उसे हम क्या कहेंगे? बीहड़ कहेंगे, उत्खात भूमि कहेंगे, चंबल के बीहड़ कहेंगे। तो लिखो, मालवा पठार में चंबल नदी व की सहायक नदियों, चंबल नदी व इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है रे? काली सिंध है। चंबल की सहायक कौन है? काली सिंध है, पार्वती है, परवन है, परवन। और एक नदी और है, आहू। कौन सी? आहू। कौन सी? आहू। तो मालवा पठार में चंबल नदी व इसकी सहायक नदियों काली सिंध, पार्वती, परवन, आहू द्वारा लगातार अपर्दन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इरोजन। अपर्दन, इरोजन या कटाव एक ही चीज है भाई। कटाव, इरोजन, लगातार अपर्दन के कारण अनेक छोटी बड़ी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अनेक छोटी बड़ी स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। ये अनेक छोटी बड़ी स्थलाकृतियों का निर्माण क्यों हो जाता है? क्योंकि मालवा का पठार एक कमजोर पठार है। यहाँ की मिट्टी इतनी मजबूत नहीं है, पत्थर नहीं है, ठोस नहीं है। यहाँ काटो साड़ी घेरे में चल जाए, बड़े बड़े स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाए, बिन बीहड़ के हुए निर्माण हो जाता है। स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। इन स्थलाकृतियों को ही बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इन स्थलाकृतियों को ही क्या कहते हैं? चंबल के बीहड़ कहते हैं। चंबल के बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। और ये बीहड़ डाकुओं के छिपने के लिए प्रसिद्ध है। यह बीहड़ डाकुओं में चोर, लफंगा, लफाड़ी, टपोरी सब कुछ आ जाते हैं भाई, है ना। बावड़ा, आवड़ा सारा आ जाए डाकुओं में, मतलब। ठीक है, तो आपको सोचना है कि डाकू नहीं बनना है जीवन में। डाकू में क्या आते हैं? चोर, बावड़ा, आवड़ा, सावड़ा सारा जाएगी मैं। ठीक है भाई, तो पढ़ के आपको आगे नौकरी लगना है। ये बीहड़ डाकुओं के छिपने के लिए प्रसिद्ध है।
छिपने के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, छिपने के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, ये डाकू बहुत खतरनाक होते हैं। ये डाकू मार भी सकते हैं अपने को, तो अपने को वहां जाना ही नहीं है, ऐसा काम करना ही नहीं है ना अपने को। ठीक है, तो दोस्तों अपना होता है मालवा का पठार पूरा होता है, और आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है बार बार। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्नाटक का पठार। ठीक है, आज 3 पठार बाकी है, हम पढ़ते हैं कर्नाटक का पठार। या कर्नाटक का पठार पढ़ने से पहले 2 पठार और है भाई। एक तो है बुंदेलखंड का पठार और एक है बघेलखंड का पठार, वो भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। देखो दिखाऊं आपको, जैसे हमने ये देखा था, है ना, तो इसमें मैं आपको दिखा दूं मित्रों। यहां पे तो है बुंदेलखंड का पठार, ये कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, बुंदेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड, यदि बूंद आ गई तो आपको एमपी और यूपी जाना है। और बघेलखंड, यदि बघेल आ गया, ये है बघेलखंड का पठार। कौन सा, बघेलखंड का पठार। मित्रों बघेलखंड का पठार है एमपी और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लिख लेते हैं, कहाँ लिखा था, ये लिखा था हमने, तो हम इसी के नीचे लिख सकते हैं अपनी एक बात। उस बात को कहेंगे हम, पहले लिखते हैं बूंद। बूंद मतलब बुंदेलखंड, बूंद आते ही कहाँ जाना है, यूपी एमपी जाना है। बुंदेलखंड, आपसे प्रश्न पूछे बताओ बुंदेलखंड का पठार कहाँ है भाई। बुंदेलखंड का पठार, यह पठार मध्य प्रदेश, यह पठार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये एक सूखा पठार है भाई, ये भी एक सूखा पठार है। यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। मतलब जो बुंदेलखंड का पठार यूपी में फैला हुआ ना, वहाँ पानी की बहुत किल्लत है। तो वहाँ पे एक योजना भी चली थी, वो हम पढ़ेंगे मतलब वो पढ़ेंगे ना, परियोजना वगैरह, उसमें इसका विस्तार से और देखेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में विस्तृत है। अगला पठार है अपना बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार, बघेलखंड का पठार। अरे मित्रों बघेलखंड कहाँ है, बघेरे कहाँ है, बघेरे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। यह है मध्य प्रदेश व मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ठीक है, ये 2 बात ध्यान रखनी है आपको। बुंदेलखंड कहाँ है, यूपी एमपी, और बघेलखंड कहाँ है, एमपी छत्तीसगढ़ में। ठीक है मित्रों, अपना मालवा का पठार पूरा हो गया, बुंदेलखंड का पठार पूरा हो गया, इसके बाद हमने बघेलखंड का पठार पूरा कर लिया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार हम देख लेते हैं एक बार, आ जाओ मित्रों। ठीक है, कर्नाटक का पठार कहाँ है भाई, ये रहा कर्नाटक का पठार। कहाँ फैला हुआ है, कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको कि एक पहाड़ी है, तो कर्नाटक का पठार में एक जिला आता है, उस जिले का नाम है चिकमंगलूर। क्या नाम है, चिकमंगलूर। मैं अगले पेज पे करता हूं। ये है पठार कौन सा, ये पठार है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। ठीक है, कर्नाटक के पठार में एक पहाड़ी है महाबलेश्वर की पहाड़ी, और एक जिला लिख दूं पहले मैं, यहाँ पे एक जिला है, इस जिले का नाम है चिकमंगलूर।
दोस्तों चिकमंगलूर के बारे में एक बात सुनो। चिकमंगलूर से कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। चिकमंगलूर से क्या किया जाता है? कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कॉफी का लिख लो, कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये। कॉफी का उत्पादन होता है या सर्वाधिक मात्रा में होता है। बताओ पूरे भारत में सर्वाधिक कॉफी कहाँ होती है? यही होती है चिकमंगलूर, कर्नाटक में। एक और बात, चिकमंगलूर के अंदर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या नाम है मित्रों? बाबा बुदन। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? चिकमंगलूर जिले में पड़ती है और कर्नाटक राज्य में पड़ती है। मित्रों चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वहां सर्वाधिक मात्रा में लोहा यस्क का उत्पादन किया जाता है। क्या कहा मैंने? लोहा। देखो लोहा 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हीमेटाइट, लिमोराइट, सिडेराइट। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ क्या होता है? लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। लिख दो भाई, लोहा अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? बाबा बुदन की पहाड़ी से होता है। और बाबा बुदन की पहाड़ी से होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? बाबा बुदन की पहाड़ी चिकमंगलूर जिला कर्नाटक में है। एक चीज और है, यहाँ एक पहाड़ी है, उसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। क्या नाम बताया मैंने? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। मित्रों, प्यारे साथियों, विद्वानों, सारा ने प्यार भरी नमस्कार, राधे राधे, है ना भाई? देखो मेरे जहन में एक बात आ रही है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है ना, वहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है कावेरी नदी। तो बताओ कावेरी नदी किस पठार से प्रवाहित होती है? कर्नाटक के पठार से। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। तो लिख दो उसमें क्या है। ये नदी कौन सी हो गई? कावेरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी, कृष्णा, फिर कावेरी, है ना भाई? और पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इसका नाम क्या है पहाड़ी का? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो मित्रों हम लिखेंगे कर्नाटक के पठार के बारे में विशेषता लिखेंगे कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है ये। तो कर्नाटक के पठार के बारे में हम डिटेल लिखते हैं, इसके बारे की थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें लिखते हैं। आ जाओ मित्रों। देखो कौन सा पठार पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कर्नाटक का पठार। अरे वाह यार, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार की विशेषता क्या है? एक कर्नाटक के पठार में एक मैदान भी आता है, मलनाड का मैदान, वो मैं बाद में लिख दूंगा। चलो वहां दर्शा दूं क्या? ये देखो दोस्तों, ये एक मैदानी भाग है ना। इस मैदानी भाग का नाम क्या है? मलनाड। मलनाड का मैदान। मलनाड का मैदान। और और के बारे में लिखना शुरू करते हैं। कर्नाटक का पठार, इसका मुख्य रूप से विस्तार कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है भाई? कर्नाटक राज्य में है। इस पठार का मुख्य विस्तार कहाँ है रे भाई? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है भाई। ठीक है, इस पठार में इसी पठार में स्थित एक पहाड़ी है। इसी पठार में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से क्या होता है रे? कावेरी नदी का उद्गम होता है मेरे लाल। कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम होता है। और कावेरी नदी जहां से प्रवाहित हो रही है, देखो आप सबको पता है,
अपने राजस्थान में बनास नदी बहती है तो वहाँ बनास का मैदान, गंगा नदी बहती है तो गंगा यमुना का मैदान है ना भाई, मैदान है। उसी प्रकार जहाँ कावेरी नदी प्रवाहित होती है उस इलाके को क्या कहते हैं? मलनाड का मैदान। ठीक है, लिख दो। कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित मैदानी भाग को, कर्नाटक राज्य में स्थित मैदानी भाग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मलनाड का मैदान। मलनाड का, चला गया रही, मलनाड का मैदान। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, बताओ मलनाड का मैदान कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से उद्गम कावेरी नदी जहां प्रवाहित होती है उस इलाके को मलनाड का मैदान कहते हैं। ठीक है, और और क्या बच गया इसमें? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कावेरी नदी, मलनाड हो गया। अब लिखो, कर्नाटक राज्य में स्थित चिकमंगलूर जिला कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसी चिकमंगलूर जिले में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। कौन सा बुदन? बाबा बुदन की पहाड़ी। तो लिखो मित्रों, क्या लिखेंगे? आ जाओ, कर्नाटक राज्य में स्थित, क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित चिकमंगलूर जिला। कौन सा जिला रे? चिकमंगलूर जिला कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक बात बताऊं क्या, कि चिकमंगलूर जिला पॉलिटिक की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए मोरारजी देसाई और उसके बाद एक प्रधानमंत्री आती है, उसका नाम है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ रही थी तो इंदिरा गांधी बेचारी अकेली थी और बाकी पार्टी वाले सब अकेले थे। तो इंदिरा गांधी साउथ में गई, चिकमंगलूर गए और उसने एक नारा प्रचलित किया। किसने? इंदिरा गांधी ने नारा चलाया, चिकमंगलूर चिकमंगलूर एक लोमड़ी 100 लंगूर। पल्ले पड़ा, चिकमंगलूर चिकमंगलूर एक लोमड़ी 100 लंगूर। इसका मतलब वो इंदिरा गांधी साबित करना चाह रही थी कि मैं तो भाई साहब अकेली हूँ और ये मोरारजी देसाई और बहुत सारे ऐसे महारथी नेता थे जो मेरे को गिराना चाह रहे हैं। तो चिकमंगलूर वाले, आप सबसे मेरा विनम्र नम्र निवेदन है कि मेरा सपोर्ट करो, मुझे इस सीट से चुनाव लड़ाओ और मुझे जीताओ। अरे वो कही ये चुनाव हार गई और प्रधानमंत्री की दावेदार ही, तो पच बेचारी कही करे, पच भी पतो पड़ियो कि चिकमंगलूर की सीट पर कोई एक मंत्री हो मर गयो तो बात बढ़ गई, बेचारी कट गई चिकमंगलूर। तो वहां एक नारा प्रचलित हुआ, चिकमंगलूर चिकमंगलूर एक लोमड़ी 100 लंगूर। तो मैं तो एक ही हूँ और 100 लंगूर मेरे को खाना चाह रहे हैं, साले मेरे को गिराना चाह रहे हैं। तो ये नारा प्रचलित हुआ था ना, वो ये चिकमंगलूर था। ठीक है मित्रों, तो एक बात और लिखो, चिकमंगलूर जिला कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और चिकमंगलूर जिले में ही एक पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी। इसी जिले में स्थित पहाड़ी है, इसी जिले में स्थित पहाड़ी जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क का उत्पादन
किया जाता है। सही है क्या रे? बिल्कुल सही है। बताओ लोहा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। मोनोराइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, लिग्नेटाइट, है ना भाई? 4 प्रकार का होता है। तो हमने कर्नाटक का पठार करीब करीब पूरा पढ़ लिया। नहीं पढ़ा क्या रे? पढ़ लिया। फिर देखो, तो इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अपना अंतिम पठार बचता है। उस पठार का नाम है तेलंगाना का पठार। देखो मित्रों, हमने मालवा का पठार पढ़ लिया, कर्नाटक का पठार पढ़ लिया, बुंदेलखंड का पठार पढ़ लिया, बघेलखंड का पठार पढ़ लिया। अब कौन सा पठार बाकी बचा है? अब बचा है तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का पठार ज्यादा बड़ा नहीं है मित्रों। तेलंगाना का पठार से 2 नदियां प्रवाहित होती है। देखो, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी। और यहां से आती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। मित्रों, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र से, और गोदावरी का उद्गम होता है त्रिमकेश्वर की पहाड़ी। त्रिमकेश्वर की पहाड़ी नासिक से होता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब पढ़ रहे हम तेलंगाना का पठार, है ना भाई? तेलंगाना का पठार क्या है भाई? तेलंगाना का पठार मुख्य रूप से लाल पीली मृदा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मृदा के लिए प्रसिद्ध है? लाल पीली मृदा के लिए प्रसिद्ध है। तो हम इसका चित्र बनाते हैं और हम डिटेल से लिखते हैं इसके बारे में। मित्रों आ जाओ, अपना है क्या है रे? अपना वही तो है, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना, तेलंगाना का पठार। अरे लाल, ये तेलंगाना का पठार क्या है? ये रहा तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार से 2 नदियां प्रवाहित होती है। एक नदी तो होती है गोदावरी नदी, एक तो होती है गोदावरी नदी, और एक होती है कृष्णा नदी। गोदावरी का उद्गम होता है त्रिमकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से, और कृष्णा का उद्गम होता है महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से, ठीक है। और यहाँ पे मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग में, ये मैदानी भाग है भाई, है ना? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है रे? तेलंगाना के पठार में पाई जाती है। तो तेलंगाना के पठार में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन किया जाता है? वही मोटे अनाज का। जैसे तंबाकू का भी होता है यहाँ पे, तंबाकू है, रागी है, इस सब का उत्पादन कहाँ होता है? तेलंगाना के पठार में होता है। तो तेलंगाना के पठार के बाद में हम डिटेल से चर्चा करते हैं एक बार मित्रों। गोदावरी कृष्णा हमने लिख दिया, और तंबाकू, गन्ना, मक्का का उत्पादन यहाँ सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है मित्रों, ठीक है। तो आ जाओ, अपना टॉपिक है, क्या टॉपिक है अपना? तेलंगाना का पठार। लिखो, तेलंगाना, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार नाम है तो बताओ, आपको सबको पता होना चाहिए इसका विस्तार कहाँ है। मुख्यतः विस्तार कहाँ है भाई? मुख्यतः विस्तार तो तेलंगाना में तो होगा यार, और कहाँ होगा भाई? तेलंगाना में है। यह पठार, या इस पठार पर, इस पठार पर लाल पीली मृदा प्रमुखता से पाई जाती है। पठार पर लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा प्रमुखता से पाई जाती है। प्रमुखता या मुख्यता से पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ किसका उत्पादन किया जाता है? यहाँ से, यहाँ से देखो, गन्ना, मक्का, तंबाकू व रागी,
और रागी का उत्पादन किया जाता है। मित्रों, आप सबको पता है राजस्थान में लाल मृदा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? उदयपुर संभाग में। और लाल मृदा में सर्वाधिक किस फसल की पैदावार होती है? वो होती है मक्का की। तो हम कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान में मक्का उत्पादन में किस संभाग में, मतलब मक्का किस संभाग में सर्वाधिक पैदा किया जाता है? वो उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग क्यों? क्योंकि वो लाल मृदा है। तो लाल मृदा में मक्का होता है भाई, इसलिए यहाँ पे भी लाल मृदा है तो मक्का हो रहा है, गन्ना हो रहा है। गन्ना क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है तेलंगाना का पठार। और आपको बताया प्रायद्वीपीय पठार काली मृदा से निर्मित है। क्या? काली मृदा से। तो काली मृदा में क्या होता है? गन्ना, गेहूं, चावल सब होते हैं, इसलिए गन्ना होता है। और मक्का क्यों होता है? क्योंकि लाल मृदा है। और तंबाकू, रागी क्यों होता है? रागी क्या है? मोटे अनाजों में आता है। और रागी कैल्शियम से युक्त एक पेय पदार्थ, कैल्शियम से युक्त एक खाद्य पदार्थ भी है। ठीक है, तो डॉक्टर भी अपने को बताते हैं मित्रों कि कैल्शियम की कमी आ जाती है तो रागी खाओ भाई। क्या खाओ? रागी खाओ, दूध पियो, मोटे हो, ताज़ा हो, यही है। तो मित्रों, हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश पूरा पढ़ा, इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार को पूरा डिटेल से एक पठार पढ़े हमने। ठीक है, एक पठार भी बाकी नहीं बचा अपना। तो इसी के साथ अपना प्रायद्वीपीय भारत पूरा होता है दोस्तों। और हम अगली क्लास में देखेंगे गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र असम का मैदान देखेंगे। और आज के लिए मित्रों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।